आइन पार्लियामान से, उसकी गोद से उसने जन्म लिया है। आइन को अदलिया इंटरप्रेट कर सकती है, उसका इख्तियार है, लेकिन अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है। सूबाई पंजाब में इलेक्शंस पहले करवाया जाए, चंद अनासिर की जिद की वजह से ये हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के वफाक पे एक असर रहेगा। मुल्क के तकरीबन तमाम सियासी जमातों के ये खर्चा है कि ये बैक डोर से एक साजिश किया जा रहा है इस मुल्क में 1 यूनिट लागू करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, माह रमज़ान अपने इख्तिताम को पहुँच गया। आज आखिरी रोज़ा है। ईद की तैयारियाँ पूरे ज़ोरों शोर से जारी हैं। इंशाअल्लाह कल मुल्क भर में ईद उल फित्र मनाई जाएगी और हमारी तरफ से आप सब हमारे देखने वालों को एडवांस ईद उल फित्र मुबारक हो। नाज़रीन, मुल्क की सियासत की बात करते हैं तो ईद के बाद सियासी और आइनी कशीदगी में इजाफा होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन के लिए सियासी जमातों को मुज़ाकरात पर पेशरफ से मुतल्लिक रिपोर्ट 26 अप्रैल जबकि इलेक्शन फंड्स के 21 अरब रुपए देने के लिए 27 अप्रैल तक की मोहलत दी है और दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर इलेक्शन फंड्स ना दिए गए तो संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातों से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बावजूद अदालत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के गुज़श्ता रोज़ के बयानात भी आपके सामने हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट का 3-2 का फैसला नहीं मानते, ना मुज़ाकरात पर डिक्टेशन लेंगे और ना ही इलेक्शन के लिए फंड्स देंगे। इसके साथ ही अदालत उज़्मा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोकने और सदर आरिफ अलवी के दस्तखत के बगैर बिल आज बाकायदा कानून बन गया है और गवर्नमेंट ने इसे नाफिज भी कर दिया है। इसी मुनासबत से आज का हमारा जो पहला और बड़ा सवाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत में एक बार फिर टकराव का इम्कान, क्या ईद के बाद सियासी कशीदगी में इजाफा होगा या कमी आएगी? ईद के बाद सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, ये हम सवाल रखेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इम्तियाज़ गुल साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जवाद फैज़ी साहब और नसीम सिद्दीकी साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत में एक बार फिर टकराव में इजाफे का इम्कान है, अब सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात और इलेक्शन फंड्स के लिए हुकूमत और सियासी जमातों को 27 अप्रैल तक की मोहलत दे दी है। जिस तरह से ख्वाजा आसिफ का बयान भी आपके सामने है, वज़ीर दिफा मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जो जिस तरह से कह चुके हैं वो भी आपके सामने हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, ईद के बाद आपको क्या लग रहा है, क्योंकि सियासी जमातों को भी मोहलत दी गई है कि वो मुज़ाकरात की तरफ बढ़े, आप देख रहे हैं सियासी कशीदगी में कमी या इजाफा? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल जरदारी ने कल ही वाज़ेह कर दिया था कि उन्होंने ये 3-2 वाला फ़ैसला नहीं मानना। साथ ही ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने भी ये बात आज दोबारा कर दी है कि हम ये फ़ैसला नहीं मानते हैं। साथ ही फजलुर रहमान ने ये भी कहा कि मुज़ाकरात की नौबत नहीं आएगी। इसके साथ साथ आज वो गैज़ेट में शामिल हो गया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। तो इसका ये मतलब है कि जो तबले जंग बजाया गया था कुछ अर्सा पहले, इस कानून को कौमी असम्बली और सेनेट से पास करवा के उस जो ड्रम बीट्स हैं उसमें अब मज़ीद शिद्दत आ जाएगी। खुली महाजराई का आगाज़ हो चुका है। 27 को भले हमारी हेयरिंग होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले ही बहुत कुछ दरमियान में हो चुका होगा। तो 27 तारीख की जो पेशी होनी है सुप्रीम कोर्ट में दोनों इश्यूज़ पे, इलेक्शंस एक दिन करवाने के मसले पे और उसके लिए पंजाब के लिए फंड्स फराहम करने के मसले पे, मेरा ख्याल है कि हम कोई अच्छे मुस्बत सिमत में नहीं जा रहे हैं, बल्कि कशीदगी में अच्छा खासा इजाफा हो चुका होगा जब दोबारा इस मामले की पेशी होगी। तो इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो मुज़ाकरात का एक मौका दिया गया है सियासी जमातों को और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुना भी सही सियासी जमातों के नुमाइंदों को, तो आपको लगता है कि इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है, मामला खुश असलूबी से तय हो जाएं आपस में? बुनियादी तौर पे जितनी भी रिवायती जमातें हैं, जिसको आप PDM कह लें, वो तमाम इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही हैं और बहाना उन्होंने ये बनाया कि पार्लियामान सुप्रीम है। लेकिन बड़ी सीधी सी बात है कि जिस मुल्क में अगर आइन नहीं है तो फिर पार्लियामान सुप्रीम है। जिस मुल्क में अगर आइन है जो कि 1973 में तरतीब दिया गया, उसके बाद से उसमें 25-26 तरामीम भी हो चुकी हैं, वो सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी
जो 1980 के कवायद व ज़वाबित हैं चीफ जस्टिस और उनके साथियों के इख्तियारात के हवाले से, वो नाफिजुल अमल हैं। हुकूमत का ये कहना है कि चूंकि वो गैजेट में अब शामिल भी हो रहा है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आज 21 अप्रैल है, तो वो प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इन लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि भले इसको आप गैजेट में शामिल कर लें, इससे ये कानून आप इस पे अमल दरामद नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि बिल आखिर मामला तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है, जहां पे नए कानून के तहत 3 रुकनी बेंच बनेगा और वो किसी भी मसले पे पिटिशन हो या खुद नोटिस ले सकेंगे। लेकिन सवाल ये कि वो 3 रुकनी बेंच कौन तश्कील देगा? क्या जजों की अक्सरियत नए कानून को कबूल करेगी? अगर कबूल करेगी तो तभी नया बेंच बन सकेगा, वरना इसी वजह से लग ये रहा है कि एक बड़ी महाजराई होने जा रही है। जी, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं कि खुली महाजराई का आगाज़ हो चुका है? चूँकि जब मुज़ाकरात की तरफ मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरी दफ़ा दिया, तो लग रहा था कि मामलात आसानी की तरफ बढ़ेंगे, आसानी की तरफ जाएंगे और हल हो जाएंगे खुश उसलूबी से। अब चूँकि ख्वाजा आसिफ ने भी खुली जंग का ऐलान किया, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कह दिया कि डिक्टेशन नहीं लेंगे मुज़ाकरात पर, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि ईद के बाद कशीदगी में कमी होगी या इजाफा? जी हाँ, ये तो बड़ी साफ जाहिर है कि हिद्दत और हरारत बढ़ेगी ईद के बाद, क्योंकि जो अभी इशारे इम्तियाज साहब ने भी दिए और कुछ मैं भी उसमें इजाफा कर देता हूँ, उससे तो यही महसूस होता है कि वो हिद्दत और हरारत बढ़ेगी। चेजा कि अगर जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि बैकडोर चैनल से या बैकडोर के तहत कुछ साजिशें हो रही हैं, अगर उसी बैकडोर से कोई अहकामात आ जाएं तो दूसरी बात है, वगरना महसूस नहीं होता। और मैं नहीं समझता कि कोई जिस चीज़ का इशारा दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि वो कोई वहाँ से भी इस किस्म की इंटरफेरेंस आएगी, वो माहौल नहीं है। देखिए, हिद्दत और हरारत तो इसलिए आपको अल्फाज ही अगर हम इस वक्त उसका थोड़ा सा तजिया कर लें तो वो कहते हैं कि जिस बेंच पर पार्लियामेंट ने पहले ही बदइस्तेमाली का एहतियात कर दिया, उसके सामने क्यों पेश हो, ये मौलाना खुद कहते हैं इसमें। और फिर कहते हैं चीफ जस्टिस को कि निहायत मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है, लेकिन उनको हमारी तज़हीक करने का कोई हक नहीं है। अब इस किस्म के जब अल्फाज हों कि भाई आप अदालत हैं या पंचायत हैं, ये मौलाना और मौलाना ज़ाहिर सरबराह हैं, PDM के सरबराह हो ये रहा है, जो कल थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। और बिल्कुल मौलाना ने बड़ा क्लियर कह दिया कि जी पहले बंदूक के नोक पर कराया जाता था, अब यह हथौड़ा बजा के किया जा रहा है, हमें जोर दिया जा रहा है कि हम उनकी बात मान लें। और 90 दिन का इलेक्शन जो है वो तो ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक नागुज़ीर है, लेकिन अगर इमरान खान मान जाए तो उस तारीख पर इत्तफाक कर लेंगे। ये सारी तनकीद जो सरबराहे PDM के तरफ से आई है, इसको उनकी सिर्फ अकेले की राय नहीं समझी जा सकती। यकीनन यही नफ्सियात इस वक्त और यही नजर आ रहा है बाकी पार्टी लीडरान की। हाँ, जो चौथे 5वें टियर के लीडरान हैं वो मसाफा कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कोर्ट रूम नंबर 1 में भी मसाफा किया और काफी खुशगपियां की। और जब वो जाते हैं यही लीडरान जिन्होंने बड़ी खुशगपियां की और कोर्ट रूम में भी, कोर्ट रूम से बाहर भी मिले, अफ्तार पार्टी पर मिल के खाना खाते हैं, अफ्तार करते हैं, जब अपने मुताल्लिका लीडरान की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल उसके बरक्स बयानात हो जाते हैं। तो वो सारे के सारे ये हमारे जो 3rd और 4th टियर के इस वक्त बयानात सुन के हमें थोड़ी उम्मीद हो रही है। तो उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि किस कदर रूप है यारों के खौफ आता है, सरे मैं खाना जुदा और सरे सरकार जुदा, अपने लीडरान के सामने जाके बल उनकी आवाज में आवाज मिलाना और बाहर आके उनके मेल मुलाकात करना और ये तासुर देना। तो आपके सवाल तसरन में और 2 सतूर में अगर मैं जवाब दे दूं तो वो यही है कि हिद्दत भी बढ़ेगी, शिद्दत भी बढ़ेगी और जो आगे जाके इसका नतीजा निकलेगा वो इस कौम पर पहले ही एक कितना बड़ा वजन आया हुआ है, वो वजन और कई टन के हिसाब से वो वजन बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में।
बात जो नजर आती है। सही है जी। ब्रिगेडियर साहब, हिद्दत भी बढ़ेगी, शिद्दत भी, और जब से ये मामले का आगाज़ हुआ है और हम तकरीबन रोज़ाना ही अपना ये टॉपिक रखते हैं अपने प्रोग्राम में, और आप हमेशा ही मुज़ाकरात पर जोर देते हैं कि बेहतर यही है कि ये सियासी जमातें मिलकर बैठ जाएं। अब आप ईद के बाद किस तरह से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होती नज़र आ रही है? अगला सियासी मंजरनामा क्या होगा आपके ख्याल में? देखें दुआ, बात यह है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी दी है कि अगर सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात कर लें, जो हम हमेशा डिस्कशंस करते रहे आपके प्रोग्राम्स में, और लेकिन क्योंकि 14 मई को वो डेट चेंज नहीं कर सके, खुद चीफ जस्टिस नहीं कर सके, ऑर्डर्स हो गए हैं। आई थिंक वो ना इन बिटवीन द लाइन समझ आ गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो एक पिटीशन डायल कर रहा है, रिव्यू पिटीशन। उसके ऊपर अगर उस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन चेंज करेगा, अगर कोई सियासी मुज़ाकरात हो जाए 27 के बाद और बैठ कर रीच को कंसेंसस डेट, फिर शायद उसके बेस के ऊपर वो आगे डेट कर दें। अदरवाइज इसको चेंज करना खुद तो हो ही नहीं सकता। द गवर्नमेंट हैज टू इम्प्लीमेंट। और ये ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट बात करनी बार बार के जी हम पैसे भी नहीं देंगे, और फिर एक आपने नया कानून एक्ट कर दिया है जो कि उन्होंने स्टे किया हुआ है, तो ये तो क्लियर कन्फ्रंटेशन के ऊपर है। इशू इज के इस वक्त वन थिंग इज वेरी क्लियर, गवर्नमेंट डजंट वांट टू होल्ड इलेक्शन अर्लियर देन 8 अक्टूबर बिकॉज दे हैव नथिंग टू टेल। वो आवाम को क्या बताएंगे? कोई कारकर्दगी की एक बात भी तो होना, तो फिर उनको नजर इलेक्शन में क्या होना है। इसलिए दे वांट टू गो फॉर 8 अक्टूबर। और मेरे ख्याल में जस्टिस पाकिस्तान के रिजाइन का इंतजार डिस्चार्ज करें, जो भी इनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है सितंबर में, फिर काजी ईसा आ जाएंगे, और फिर हो सकता है कि इसको अगले साल ले जाना चाहते हो ताकि तब इन्वायरमेंट बेहतर हो, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करें और उसके बाद जाके इलेक्शन करें। बट इस वक्त अगर ये भी श्योरिटी मिल जाए कि जी 8 अक्टूबर कंफर्म इलेक्शन होंगे, मे भी कोई कॉम्प्रोमाइज हो, बट द आंसर इज कि अगस्त में, जुलाई अगस्त में अगर 1-2 महीने गवर्नमेंट मान जाए और इमरान खान मान जाए इसको डिले करने में, तो ये कंसेंसस होते जो कोर्ट ने भी कहा है कि बकरा ईद के बाद सराजुल हसन ने भी यही कहा है। तो आई थिंक इसके ऊपर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, अदरवाइज ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, एनार्की होगी, और इससे सोसाइटी ऑलरेडी पोलराइज, जिससे प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये बहुत अपॉर्चुनिटी है सियासी जमातें बैठें और बैठ के फैसला करें। ठीक है जी। नसीम सिद्दीकी साहब, आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? देखिए दुआ, इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है वो तो पीडीएम की बहुत ज़्यादा हट धर्मी नज़र आ रही है। वजह यह है कि मुल्क के जो मुआशी हालात इस वक्त हो चुके हुए हैं वो सियासी इस्तेकाम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, ये वही हुकूमत है जो पिछले साल आइन की वजह से इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वजह से मार्ज वजूद में आई थी। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि आइन, चीफ जस्टिस यही थे, बेंच था पूरा, उन्होंने कहा कि आइन कहता है कि 14 दिन के अंदर वोटिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप दाएं बाएं नहीं देख सकते। उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रोलिंग उड़ा दी, जो कि नहीं उड़ाई जा सकती, क्योंकि जो पार्लियामेंट के मामलात होते हैं, जो उसके अंदर के फैसले होते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि वहाँ पे आइन का मसला था, उन्होंने ये वोटिंग करा के इनकी हुकूमत मार्ज वजूद में आई। अब भी आइन का मामला है, 3-4 को छोड़ें, 2-3 को छोड़ें, आप जो भी फैसला आया, आप ये देखें कि तमाम जज इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब फिर 90 दिन से बात बाहर जा चुकी है और हुकूमत हर बात में हट दर्मी दिखा रही है। हालांकि इलेक्शन पंजाब में होने, इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में होने, इलेक्शन कमीशन ने कराना है, लेकिन वफाकी हुकूमत मुकम्मल इसमें रोड़े अटका रही है कि किसी तरह ये इलेक्शन ना हो सके, यानी कि आइन की पासदारी नहीं करनी। अभी जिस तरह PTI के दौर में हमने देखा था कि कुछ उन्होंने कानून साजी की थी, जिसे उन्होंने सेनेट से भी पास करवाया, सदर मुमलिकत ने भी साइन कर दिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन जो भी कानून बनाए थे उनको उड़ा के रख दिया। लेकिन PTI की हुकूमत ने चूँ चरा नहीं की। जब भी कोई फैसला अदालत की तरफ से आता था, भले चीफ जस्टिस की तरफ से आया या किसी और की तरफ से आया, उसको मनोअन माना गया, और ये मानना भी चाहिए किसी की भी गवर्नमेंट हो। अब जो हमारी पार्लियामेंट है जहाँ पे 300 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो 15 जजेस हैं, अब आप उनके साथ मुकाबलेबाजी तो नहीं करेंगे ना। आपने आइन बना दिया, आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट बरतानिया में सुप्रीम है क्योंकि वहाँ पे कोई रिटर्न आइन नहीं है और वहाँ रोज़ाना वो कानून में तब्दीली लेके आते हैं। तो जब आइन सुप्रीम है तो उसका रखवाला कौन है? उसका रखवाला सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बना देंगे तो दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान को बनाना स्टेट है जहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मान रहे, आप अपनी मन मंशा से कह रहे जी कि हम 3-2 को नहीं मानते, 4-3 का फैसला आ गया। मतलब ये इस तरह नहीं होने वाला। और मेरे ख्याल से जस्टिस उमर अतया बंदयाल साहब ने स्टैंड लिया हुआ है, वो आइन की पासदारी करेंगे, अवाम भी उनके साथ है, वकला भी उनके साथ है कि जो आइन है
उस पर चलना चाहिए, तो वो PDM के लिए भी बेहतर है। यानी कि ये शो करने की कोशिश की जा रही है कि शायद सऊदीया में उनके बड़े ताल्लुकात हैं, वहाँ पे मेल मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन अवाम के आप बीच में आके कोई मिलने को तैयार नहीं कि अवाम किस अजियत से गुजर रही है, बिल्कुल उनका कुछ ख्याल किया जाए। बिल्कुल आपकी बात। जी जवाद फैजी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मामलात, ये जो कशीदगी इस वक्त नज़र आ रही है सियासी तौर पर, इसमें कोई कमी आएगी? और ये सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हुकूमत चाहती क्या है, गवर्नमेंट किस तरफ लेकर जाना चाहती है तमाम मामलात को? देखिए, अभी मेरे दोस्तों ने फरमाया बड़ा खुला के, और नसीम सिद्दीकी साहब अभी ये कह रहे थे कि आइन सुप्रीम है और उसका रखवाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, और फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अवामी तायद व हमायत का मैसेज भी भेज रहे हैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए। लेकिन देखना तो ये होगा कि क्या ये तसव्वुर कर लेना चाहिए कि तमाम माफौकुल फितरत हैं, गलतियाँ नहीं होती? क्या ये हमें ये भी यकीन कर लेना चाहिए कि इंसान नहीं है, ये कोई और चीज़ है? जो भी हो, वो पार्लियामेंटेरियन हो, वो जज भी हो, जर्नैल भी हो, असल इशू ये है। तब नहीं याद आया जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल करवा दिया गया, फांसी चढ़वा दिया गया, इस मुल्क को 2 लख्त करने के बाद, और करवाते हुए फैसले क्या दिए गए? तब नहीं रखवाला था। असल इशू ये है कि हम जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं। मामलात कुछ इस तरह हैं कि अगर पार्लियामेंट वाले वो कानून नहीं बना सकते तो फिर वो गाजरें और मूलियां ही बेचेंगे ईद वाले दिन। यही करना चाहिए। पार्लियामेंट पूरी तो कर लेना, पार्लियामेंट पूरी कर ले। चीज का बाहर पार्लियामेंट में 22 लोग बैठे होते हैं, पार्लियामेंट पूरी है नहीं, कहां से वो आइन कर लेगी? 2/3 मेजोरिटी के साथ आप कानून लेके आ जाए। ये थोड़ी कि आपने अपने 42 बंदे बिठा दिए और कानून साजी शुरू कर दी। जी जवाद फैज साहब। तो चले सिद्दीकी साहब, कल आप भी पार्टी बन जाए ना, आप भी आ जाएं, चीफ साहब को जाके ये थपकी भी दे दें और अपनी हिमायत का यकीन भी दिला दें, उन्हें तकवीयत मिल जाएगी। तशरीफ लाइए ना। असल इशू ये है कि अगर असल इशू ये है कि ये मानना पड़ेगा कि वो सियासतदान हो, वो जर्नैल हो, वो जज हो, वो जर्नलिस्ट हो, वो वकला हो, वो डॉक्टर हो, वो ब्यूरोक्रेट्स हो, वो उलमा हो, गलतियां किससे नहीं हो सकती? और गलतियां हुई हैं, आज तक भुगत रहे हैं सारे, गलतियां ही हुई हैं। वो जो CPEC बनना था, बटा बैठ गया। वो जो 1954 में अभी छोटा सा पाकिस्तान था, गवादर खरीदा हमने, बैनुल-अक़वामी साजिशें हुई, हमारे अपने लोग भी साथ मिल गए। हमारा तो हाल यही है कि अंदर से लोग मिलते हैं और हम इस मुल्क का भट्टा बिठाने लग जाते हैं। रह गई बात ये मुखासमत की, मुझे जो नजर आ रहा है, जिस तरह मेरे दोस्तों ने ये कहा, ये छोटी ईद है, अगली ईद कुर्बानी की ईद है। लेकिन रमजान में, जिस महीने में पाकिस्तान बना था, उस रमजान में हमने अदालती और अहले सियासत के रवैये भी देख लिए, हमने अफ्तार पार्टियां भी देख ली, उसमें कितना सब्र किया गया, कितनी भूख बर्दाश्त की गई, कितना एक दूसरे को लिहाज दिया गया, कितनी इज्जत की गई, बड़े छोटे की शफकत की गई, वो हमने देख लिया है। आगे होनी है ईद कुर्बान, अल्लाह करे कि ये अपनी कुर्बानी दें, अपनी ख्वाहिशात के लिए, आवाम की मजीद कुर्बान ना करें। बिल्कुल आवाम का सोचें, और हम तो यही चाहेंगे अभी भी वक्त है, सियासतदान मिलकर बैठें और मामलात को आसानी से आगे बढ़ाएं और वो फैसले करें जो मुल्क को कौम के मफाद में हो, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। तो ज़ाहिर है वो जैसे लोग कहते हैं कि अब सांस लेने पर भी टैक्स लगा दें, यही रह गया है महंगाई होने में। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हम दूसरा सवाल ये रखेंगे कि अमेरिका में पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान साइडलाइन मीटिंग हुई जो बेनतीजा रही, स्टाफ लेवल मुआहिदा फिर तातुल का शिकार हो गया। सवाल ये है कि आखिर IMF पाकिस्तान से चाहता क्या है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF का मुआहिदा फिर तातुल का शिकार हो गया है। सेक्रेटरी ख़जाना और पाकिस्तानी हुकाम के हालिया दौरा अमेरिका के दौरान साइडलाइन मीटिंग्स हुई जो बेनतीजा रही और स्टाफ लेवल मुआहिदे पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। ज़राए के मुताबिक IMF ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों को नाकाफ़ी करार दे दिया है और ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान को मज़ीद $1 अरब का कमर्शियल बैंक से फाइनेंसिंग प्लान देना पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकाम ने दरख्वास्त की थी कि पहले मुआहिदा हो जाए तो फाइनेंसिंग का इंतज़ाम आसान हो सकता है, मगर IMF हुकाम ने ये जो दरख्वास्त है इसको मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि स्टाफ लेवल मुआहिदा 9 फरवरी 2023 को होना था। इसी से मुताल्लिक हमारा सवाल डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब जिस तरह से अब अमेरिका में पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान साइडलाइन मीटिंग्स हुई जो बेनतीजा रही, अब स्टाफ लेवल मुआहिदा फिर तातुल का शिकार। इससे पहले एक खबर आई जो कि अच्छी लगी थी IMF की तरफ से, जिसमें कहा गया कि डिफ़ॉल्ट होने का खतरा नहीं है और साथ ही उन्होंने लिंक कर दिया कि दीगर ममालिक से जब फाइनेंसिंग होगी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब फिर मामला डेडलॉक का शिकार नजर आ रहे हैं। आखिर IMF चाहता क्या है डॉक्टर जमील अहमद साहब? अब क्या अब हिकमत अमली होगी हुकूमत की?
जी, हुकूमत की हिकमत अमली तो हुकूमत अपनी जो है इस वक्त बहुत कंफ्यूजन का शिकार है, इस लिहाज से बहुत तज़ब्ज़ुब में है कि बनेगा क्या इस मामले में, क्योंकि IMF ये के बाद दीगरे जो IMF की जो डिमांड थी उसमें मजीद कोई इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अगर इसको बुनियादी तौर पर देखा जाए तो शुरू से ही IMF का एक ही नुक्ता था, और वो ये था कि जी आप अपने बजट गैप को पूरा करके हमें बता दें। जब ये कैलकुलेशन करके गए, सागदार और उनकी टीम जब कैलकुलेशन करके गई तो 1 बिलियन की शॉर्टफॉल थी, और उसके बारे में बताया गया कि ये हम रिबटन से पूरी कर लेंगे। तो उनका कि जिसकी प्रोजेक्शन आप निकाल के बताएं, कोई गारंटी कोई और सिलसिला। तो हमारा सिलसिला ये है कि हम शुरू से जब ये बातें हो रही होती हैं तो उसमें हम चीज 2+2 करके सामने नहीं रखते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आजकल के दौर में IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसको डील करने के लिए फॉरेन ऑफिस का भी रोल होता है। यहाँ सिर्फ वजारत खजाना इस मामले में लगी हुई है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाजुर में आजकल इन्फ्लुएंस भी काफी चल रहे हैं। हमें दरअसल उन वक्तों की आदतें लगी हुई हैं जिन वक्तों में नो क्वेश्चन आस्क जो हम कहते थे IMF हमें दे देता था, और यकीनन हमारे पास डॉलरों की कमी नहीं थी, डॉलर बहुत आ रहे थे, हमारे पास मार्शें हो रही थी। लेकिन अब जो पॉलिटिकल तनाजुर जो है वो चेंज हो गया है। अब उसमें 2+2 के अलावा उसके अलावा ये है कि एक तो ये है कि अगर वो बाय द बुक्स जाएं तो बहुत सारी चीजों को कहेंगे भाई अपने सारे बजट गैप आप पूरे करके बता दें। आप देखिए इतनी छोटी सी हमने हिमाकत की, इतनी छोटी सी हिमाकत की कि पेट्रोल में हमने कहा कि अमीरों से पैसे लेके गरीबों को दे जाए, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी इसका हामी हूँ। लेकिन IMF कहता है कि जिसका पूरा प्लान तो बनाए कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह कर सके। आपने हमसे पूछा और फिर मालूम हुआ, फिर ये बगले झांकते रहे अपने कि अच्छा ये हमने अपने तौर पे अनाउंस कर दिया। इस वक्त जिस नहज पे हम पहुंचे हुए हैं, जिस स्टेज पर हम पहुंचे हुए हैं, IMF ने तकरीबन आपके तमाम बजट हेड्स पर कैप लगाया हुआ है। आप जो चीज भी एक जगह से दूसरी जगह करेंगे, इंक्लूडिंग दिस 21 बिलियन, तो आपको IMF को बताना होगा कि यहाँ से हमने लिया, फलानी जगह पे हम इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं और हम इधर से पूरा करेंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर वो एक और ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो ये तमाम चीजों को देखा जाए तो फॉरेन ऑफिस को अपने मामलात और अपने उन ममालिक का जिनका इन्फ्लुएंस IMF पर है, मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, तो उसके साथ जरा ज्यादा हमें डिप्लोमेसी करके उस इन्फ्लुएंस को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना ये मामला जो लटका है, और जहां इसका नतीजा क्या हुआ है कि 50% लोग जो है वो फूड इनसिक्योरिटी में है। इस वक्त 1.5 करोड़ के करीब लोग जो है वो अगर उनको खाना नहीं मिला तो वो मौत और जीज की हालत में चल रहे हैं। और इसी तरीके से स्टीव हैनकी कहता है कि 65% इकोनॉमिस्ट है, उसकी आपकी इन्फ्लेशन हो गई है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये तकरीबन 39-40 के करीब है। तो लोगों की हालत ये है कि ईद के बाजारों में आपका जाना भी हुआ होगा, मेरा भी, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गैपा गैपी और नहीं है, तो लोग यहाँ जो है अपनी मौत और जीत के मामले में पड़े हुए हैं, और हम हैं वापिस करके हम इसको फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं। ये मामला आगे जाके और जी इम्तियाज गुल साहब, ये बात तो दुरुस्त है जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मामला तो इंतहाई खतरनाक हद तक हैं। अगर हम मईशत की सियासी इस्तेकाम है नहीं, सियासी इस्तेकाम जब तक होगा नहीं, शायद यही डिस्ट्रेस की वजह IMF की। अब मजीद जो $1 अरब की फाइनेंसिंग है, ये भी सवाल है किस तरह मैनेज करेगा पाकिस्तान। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी अब गवर्नमेंट की? देखिए, स्ट्रेटेजी अगर हुकूमत चाहे, मौजूदा हुकूमत अगर वो मुल्क के इक्तिसादी मुस्तकबिल से मुखलिस हो, तो फिर ये जो सियासी मामलात में हीले बहाने, ताख़ीर, धमकियाँ, ये सिलसिला बंद करके उन्हें वाकई मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा। जिस अंदाज में जो अंदाज़ गुफ्तगू हमारे वज़रा ने इख्तियार कर रखा है, ये किसी भी तरीके से आपको सियासी इस्तेहकाम की तरफ नहीं ले जा रहा। तो IMF, हमारे दोस्त ममालिक चाहे सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, चीन है, वो सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। दूसरा जो $1 अरब की इजाफी फंडिंग है, बिलाशुबा वो हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। यानी क्योंकि मिनते अब तरले पे ये आ गए हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की बैसित मजमूई सूरत हाल इससे बड़ी ख़राब हो रही है। इस वजह से हुकूमत की परेशानी बिल्कुल बजा है और इनको अभी मज़ीद परेशान होना है। उसकी वजह क्या है? जी कि जो कुछ मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई डॉलर की कमी पूरी करने के लिए, जिस तरह दरामदात पे पाबंदी लगाई गई, बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो अब मुस्बत हो गया, $300-400 मिलियन पे चला गया है। लेकिन
लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 11% के करीब श्रिंक हुई है। हमारी बरामदात कोई तकरीबन 12% कम हो गई हैं। दरामदात ठीक है कम हुई, फिर तरसीलात ज़र के साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट में जो डॉलर्स की आमद थी वो मुसलसल सुकड़ रही है। तो ये हुकूमत को, हमारे जो ये कलीदी जयद हमारे रहनुमा हैं, इन्हें ये सोचना पड़ेगा और इनके जो हामी हैं कि इस तमाम सूरत हाल की कोई तो वजूहात होंगी और बुनियादी वजह यह है कि चूंकि आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं है, आपका मकामी सरमाकार यहाँ पे पैसा लगाने को तैयार नहीं है। बाहर को छोड़ें, बाहर वाले तो ये देख रहे हैं कि जिस मुल्क में कानून का एहतराम नहीं है, जिस मुल्क में एक आईन की एक प्रोविजन है उस पर अमल दरामद से सब लोग फरार हासिल कर रहे हैं, जिस मुल्क में आपके साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी इज्जत नहीं है, उसका एहतराम नहीं है, तो वहां तो कोई सरमाकारी नहीं करेगा। तो लिहाजा ना बाहर की सरमाकारी ना अंदरूनी सरमाकारी। और यही बात IMF मांग रहा है, वो मुकम्मल अतात मांग रहा है पाकिस्तान से। क्यों? पाकिस्तान अपना एतमाद खो चुका है बैरूनी हलकों में। जी जवाद फैजी साहब। देखिए सूरत हाल तो वाकई बहुत ख़राब तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं तो बाकी दोस्तों की तरह ये कहूँगा कि यकीनन हुकूमत वक्त को भी इस पर बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, वो करेंगे भी, करना भी चाहिए। उनकी भी जो है ना वो स्यापा पड़ा हुआ है कि आ भी गए इक़्तिदार में और उसके बाद क्या मुँह दिखाई होगी अवाम में, ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन असल इशू फिर वही है कि आपने सवाल ये था कि IMF आखिर चाहता क्या है। भाई वो वही चाहता है जो किसी का खर्चा उठाएगा वो अपनी शराइत भी रखेगा, वो वही चाहता है कि आप लेके और अपनी अयाशियों पे लगा लें और लगाते ही चले जाएं। हम मेरा ख्याल कब्र में भी चले जाएंगे, यही बातें होती रहेंगी पाकिस्तान में, क्योंकि जब हमने होश संभाला था तब भी ऐसी बातें सुन रहे थे। लिहाजा वो क्यों दे आपको पैसे? मैं पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ, वो क्यों दे? वो मामा जी लगते हैं हमारे या हमारे फुफा हैं कि नहीं पुत्र रख ले, वही उनसे आप जिन शराइत पे लेंगे वो शराइत भी पूरी करें। अब दूसरी बात यह है, इसमें अभी जिक्र हुआ मौजूदा वज़रा की ज़बान भी यकीनन जो गलत है वो गलत है, लेकिन वो भी तो पूछा जाए ना, जो कहते थे कि इमरान खान आएगा अगले दिन $2 अरब मुंह पे दे मारेगा और फिर खुदकुशी हम कर लेंगे और हम ये नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं दोहरा रहा कि मैं कोई इस हुकूमत या उस हुकूमत के दरमियान कोई तकाबली जायजा पेश कर रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरी मारूदात का मकसद और मतलब ये है कि जो भी इसमें शरीक रहा है उसके बारे में भी वाइट पेपर शाया होना चाहिए। जिसने कर्जे ज्यादा लिए वो भी वाइट पेपर शाया होना चाहिए। जिसने जो किया और हर तरफ नजर डालनी पड़ेगी। अभी इम्तियाज गुल साहब ने कहा ना कि अगर 21 अरब देंगे इलेक्शन के लिए तो उसका भी हिसाब होगा भी किधर से आए किधर गए। बात यह है कि इस दुनिया की सबसे महंगी अदालतों में से 7वें नंबर की आपकी अदालत है। वो तो कल को ये भी पूछेंगे कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आपका मेयार क्या है, वो जांचना शुरू कर देंगे। लिहाजा जब तक हम अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश नहीं करेंगे, जो कर्जा देगा वो फिर अपनी मनमानी करेगा। सही जी। ब्रिगेडियर साहब, IMF पाकिस्तान से कैसे राजी होगा? ब्रिगेडियर साहब देखिए वर्ल्ड बैंक का ये इशू है ना, बड़ी ही हैरानकुन बात है कि जो कुछ गवर्नमेंट ने वो एक नई सहूलियत और ये कहने की $1 बिलियन और अब हमें अरेंज करके दिखाएं फिर हम अब करेंगे। आई थिंक दे वांट सर्टेन कंडीशन जो ये हमारी हुकूमत बता नहीं रही है। बात ये है कि कोई भी कंडीशन जो आप समझते हैं कि आपसे पॉसिबल नहीं है, अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल दैट इशू इन द नेशनल असेंबली, आप थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट के देखिए तो जो है पार्लियामेंट में लेके जाते हैं। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट नेशनल इशू है इस वक्त IMF वर्ल्ड बैंक के साथ जो आप वहाँ लेके जाए, बताएं वहाँ पर क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, ताकि आवाम के नुमाइंदे फैसला करें। फिर IMF वर्ल्ड बैंक को बोलेंगे कि ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। बट आई एम श्योर कि वो सर्टन ऐसी कंडीशन हैं जो हुकूमत पाकिस्तान नहीं मान रही, और अगर ऐसी कंडीशन है वो माननी भी नहीं चाहिए। उसके लिए वी हैव टू मूव इट। प्रॉब्लम ये कि हमारी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक हुकूमत जिसकी हाफ पार्लियामेंट है, अपोजिशन नहीं है, उनको अनसर्टेनिटी है पोलिटिकल, पता है कल किसको हुकूमत होगी, इसलिए भी वो रिलेक्टेड है। तो इसलिए ये हुकूमत को कंसेंसस क्रिएट करने की जरूरत है। एटलीस्ट PTA के साथ बैठ के, आप अपोजिशन के साथ बैठ के मशवरा करें
and tell to the world that if we have a consensus as a ठीक है भाई साहब, आपका पॉइंट आ गया। ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है लेकिन आपका पॉइंट आ गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत को बैठना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। जब तक सियासी इस्तेहकाम के लिए कुछ कोशिश नहीं करेंगे तो वो आएगा नहीं। जी नसीम सिद्दीकी साहब। दुआ देखें, ये तो बड़ा ही सिंपल असूल है। जब आप बैंक के पास जाती हैं, आप कहती हैं मैंने गाड़ी लीज करनी है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट देखता है, वो आपकी सैलरी देखता है, आपके एक्सपेंसेस देखता है और देखता है कि उसमें से कितने पैसे बचा के आप उसका इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो कॉन्ट्रैक्ट में ये देखता है कि आपका पक्का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप टेम्परेरी है तो वो आपको कभी भी नहीं देगा। तो मौजूदा गवर्नमेंट का तो कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी है, ये किसी वक्त भी जा सकती है। ये लंबे चौड़े मुआहदे किस तरह कर सकते हैं। और फिर जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा कि बिल्कुल पूरी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर है, IMF की नज़र भी हमारे ऊपर है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना जा रहा, जिस तरह असेंबली में आप चली जाए तो वहाँ पर 20-25 लोग बैठे हुए होते हैं, तो उनको नज़र आ रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये मुस्तहकम नहीं है। और जो पॉलिटिकल टर्मोइल पाकिस्तान में चल रहा है, सारी न्यूज़ वो देखते हैं। ग्लोबल वर्ल्ड होगी, ट्विटर पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। तो उनको डेफिनेटली जब उन्होंने इतनी बड़ी रकम देनी है तो उनके पास वापसी की भी तो गारंटी होनी चाहिए ना। हमने इस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए। मैं दुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा हूँ कि दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पाकिस्तान का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने महंगे महंगे प्रोजेक्ट लाइक मेट्रो बस हो गई, ऑरेंज ट्रेन होगी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स ले लिए, उसके ऊपर आप सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा, आपके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। मसला तो सिर्फ यही आ रहा है ना कि IMF पूछता है कि IMF कहता है कि आप ये पैसे अदा कहाँ से करेंगे। आपके पास कोई कमाई नहीं, ना आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, ना आपकी टैक्स कलेक्शन है, ना आपके कोई और मामलात है, और सब्सिडी पे सब्सिडी आप देते जा रहे हैं। तो जब आपके पास पैसे ही नहीं है और आप प्लान नहीं दे पा रहे तो डेफिनेटली IMF कैसे आपको लोन दे देगा। बिल्कुल आपकी बात है। प्लान जब तक नहीं देंगे तो IMF मानेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो वो एतमाद की फ़ज़ा कायम नहीं हो रही, ज़ाहिर है, और इसकी वजह से ये मसला पेश आ रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, पाक भारत ताल्लुकात में तनाव है। इस वक्त वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा भारत कितना अहम हो सकता है, ये सवाल हम रखेंगे राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे भारत के हवाले से तैयारियां शुरू हो गई हैं। वो पाकिस्तानी वफ़द के हमरा शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए आइंदा माह भारत जाएंगे। ये इजलास भारतीय शहर गोवा में 4 मई से शुरू होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत में दौरे के दौरान साइड लाइन में अहम मुलाकातें भी करेंगे। वाज़ेह है कि मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा है जिसे इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। जवाद फैज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। आप ये जो इस वक्त सिचुएशन है, पाक भारत ताल्लुकात में शदीद तनाव, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे भारत को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है। और इसमें ये ज़हन में रखिएगा कि चीन भी और शंघाई ताउन तंजीम है चूँकि, तो उसमें किरदार अदा कर रहा है। और ख़ास तौर पे उस वक्त कि जब तब तो हम मुजफ्फराबाद में उस वक्त के वज़ीर आज़म खिताब करके आ गए थे कि मैं आ रहा हूँ वापस और फिर इकट्ठे चलेंगे, LOC क्रॉस करेंगे, वो तो नहीं हो सका। लेकिन कम अज़ कम हिंदुस्तान में जाके कश्मीर की बात करना और तनाज़ात की बात करना ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम होगा। जी बरिया साहब, मौजूदा कशीदगी की सूरत हाल में कितना इंपॉर्टेंट है वज़ीर ख़ारजा का दौरा? देखें बात की है दुआ, ये बड़ी ही सीरियस बात है। आज कल हमारे फॉरेन ऑफिस ने अनाउंस किया कि चीफ के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के SCO में जा रहे हैं अटेंड करने के लिए। और कल ही आपने रजौड़ी में देखा इन्होंने धमाका किया, और वो खास तौर पहले बिजली के लिए, फिर कहा कि वैसे आग लग गई है, एंड देन जैसे कि 5 सिख मार दिए, और उसके बाद ऐसी पाकिस्तान में इल्जाम लगाना सोचे बगैर कि ना प्रूफ है, मुझे फॉरेन शोर में जाना शुरू कर दिया। मतलब ये कि इनके अंदर ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुक का रखते नहीं करना चाहता। ठीक, ये सारी उनकी कारस्तानी होती है और इसी वजह से ये कर रहे हैं। आई थिंक अगर ये हालात होते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर को वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। अच्छा जी, इम्तियाज़ गुल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, बात यह है कि इस वक्त इस दौरे की वैसे मजमूई कोई अहमियत बिल्कुल नहीं है। भारत वाले भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर असल इक़्तिदार किसके पास है, इख्तियार किसके पास है, और किस तरह ये एक तकसीम मुनक़सिम मुआशरा है। और तीसरी बात, भारतीय क़यादत इस वक्त पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रही, बल्कि उनकी नज़रें बहुत बड़ी प्लैनेट पे हैं। उनको पाकिस्तान इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा हमें से कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। जी नसीम सिद्दीकी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो दौरा दुनिया का बड़ा बेहतरीन रहा। मेरे ख्याल से इंडिया ही रह गया था जाने वाला, तो उन्होंने कहा इंडिया भी जाके कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। क्योंकि बात यह है कि जब इंडिया हमारे साथ इतना सख्त रवैया रख रहा है कि वो क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने पर तैयार नहीं है और पाकिस्तानी टीम को भी नहीं चाहता कि वो क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ पर जाए, तो फिर हम किस किस्म के उनके साथ जो है वो मामला तय करना चाहते हैं। और जिस तरह का कल का वाक़या हुआ है,
इससे बदनीयती नजर आती है भारत की। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी इसका सख्त स्टांस लेना चाहिए और बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान को इसका बाइकाट करना चाहिए। जी, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, ऐसे वक्त में आप किस तरह से देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा है भारत? जी हाँ, मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। ये भारत का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये SCO है जिसके चीन में इसकी सेक्रेटेरिएट है और रशिया में इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठती है। लिहाजा इसकी दुनिया के तकरीबन 1/4 ऑफ पॉपुलेशन है, दुनिया की GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे खित्ते में है। और भारत इसमें क्या कर सकता है? एक रेजोल्यूशन पास होगा तो भारत का तो एक वोट है उसमें, चाहे वो बेशक होस्ट कर रहा हो या चेयर कर रहा हो। तो लिहाजा हमें डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स को इस तरह खाली नहीं छोड़ सकते। कम से कम वहाँ हम होंगे तो जो उसका आर्टिकल 3 है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि भारत कनेक्टिविटी मांग रहा है और हमें आगे जाके तमाम मेंबर्स ऑब्लाइज्ड हैं कि कनेक्टिविटी दे, यानी कि भारत को जमीनी रास्ते से सेंट्रल एशिया तक, जिसको कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं और अभी करना बनता भी है हमारा। लेकिन हम उस ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त आ गया। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए। अल्लाह।